So good afternoon, everyone. Thank you for joining this webinar, and many of your queries and problems will be taken in this webinar, basically to guide you in your JEE or NEET preparation journey, and basically how to produce a JEE or NEET rank without burnout. That was our topic as discussed earlier. And let me share my screen. Is the screen visible? Yeah, your Can screen anyone is confirm? visible, so Okay, all right. Okay, so uh, I don't want this session to be a boring one-side conversation. If any student or parent here can type in the chat any of your queries before we start this, anything which is in your mind. Anything, guys? Hello. All right, then let's start. We can take the questions at the end of the session. Okay, so what we'll be covering in this webinar, as I told, we need to discuss how are we building JEE or NEET rank step by step without burnout or overload. So it's a practical guide how the aspirant should prepare these days, especially with the increasing competition. As the day, as each day is passing by, the competition is only increasing. जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले का अगर ट्रेंड देखा जाए तो अराउंड 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स यूज टू अपीयर थोड़े साल पहले तक. बट जैसे जैसे साल आगे 4-5 साल आगे हुए हैं, तो अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि 14 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग ऑलमोस्ट. तो ये नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है आपका हर साल, क्योंकि पॉपुलेशन ही ऑफ कोर्स इतनी है इंडिया में. तो इट्स ऑब्वियस कि आपका जो नंबर है वो इंक्रीज ही करेगा, वो कम नहीं होगा. तो इतने कंपटीशन में बिना बर्नआउट के, बिना फ्रस्ट्रेशन के हम कैसे एक डिसेंट रैंक, एक डिसेंट कॉलेज अचीव कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. आई एम अक्षय दुबे, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड आई हैव ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. मैंने काफ़ी टॉप रैंकर्स, मीडियोकर और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को गाइड करा है उनको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, जेई हुआ, नीट हुआ, CBSE, ICSE, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, इवन आपके IB लीग वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी. तो इतने साल के एक्सपीरियंस में मेरे को काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है मेरा. तो मतलब मैं वही कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जेई या नीट में
एक स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन ये होता है कि उसको हार्ड वर्क बहुत करना है। हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स देखो नेसेसरी है, किसी भी चीज़ कोई भी आपको, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, किसी भी फील्ड में सक्सीड करने के लिए हार्ड वर्क तो इट्स एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। बट सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं हो जाता है हमारा, हमको स्मार्टली उसको एक डायरेक्शन देना रहता है। तो हार्ड वर्क का जो ट्रैप है कि आपने कई स्टूडेंट्स को देखा होगा, आप अगर पेरेंट्स वगैरह हैं तो आपने भी अपने बच्चों को देखा होगा कि वो काफ़ी मतलब डिलीजेंटली पढ़ाई करते हैं और कई 10-10 12-12 घंटे अपनी प्रिपरेशन के लिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए लगाते हैं। बट वो चीज़ हमारे कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती है हमेशा, क्योंकि जैसे कोचिंग वगैरह के टेस्ट हुए, ऑल इंडिया टेस्ट वगैरह हुए, तो वहाँ पे उतनी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, उतने मार्क्स नहीं आ पाते। तो ऐसा लगता है कि हम पास जाने के बजाय और उससे गोल से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे अगर मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं तो मेरे को एक डिमोटिवेशन, जो स्टार्टिंग में मेरा बहुत हाई था, मैं बहुत मोटिवेटेड था एक टॉप रैंक लाने के लिए, वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होता जाता है और अपने गोल से इट फील्स कि यार मैं दूर जा रहा हूँ, और एक कंफ्यूजन आता है, फ्रस्ट्रेटिंग प्लेट्यू रैंक इम्प्रूवमेंट के बीच में खड़ा हो जाता है। कहने का मेरा ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स ज़रूरी हैं, बट ये हमेशा ट्रांसलेट हो बेटर रैंक्स में, ये ज़रूरी नहीं है। ये कब ऐसा हमेशा हर केस में होगा जब प्रॉपर उसको स्टूडेंट को डायरेक्शन भी दी जाएगी, मतलब रैंडम एफर्ट्स नहीं हो, एकदम एक डायरेक्शन में रिक्वायर्ड एफर्ट्स पुट करना इज व्हाट इज नीडेड इन दीज डेज। ठीक है, अब बर्नआउट क्यों होता है सारे, वो देखते हैं कि क्या चैलेंज हमारे सामने है। मेंटल ओवरलोड, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें ना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, प्रोसेस कर नहीं पाते हैं, वो एक चैप्टर खत्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट हो जाता है, 6 6 7 7 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के तैयारी करना, इट्स डिफिकल्ट। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा बर्डन होता है एक एस्पिरेंट के ऊपर, और इतने लॉन्ग टाइम में क्रोनिक एग्जॉस्शन हो जाता है, रेस्ट नहीं मिल पाता, फिजिकली मेंटली ड्रेन हो जाता है एक स्टूडेंट, कंफ्यूजन बहुत होता है कि क्या मटेरियल इतना एक्सटेंसिव है, इतना वास्ट, क्या चीज़ कवर करें क्या नहीं करें, डाउट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो डायरेक्शन इज वेरी अनक्लियर, है ना, इसकी वजह से हमारा जो है कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं पाता। और साथ में टू ऐड ऑन टू ऑल ऑफ दीज, हमको कुछ ऐसे ही मतलब उतने अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, मेंटर्स नहीं मिल पाते हैं जिन्होंने खुद वो जर्नी फेस करी हो, तो अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ शेयर कर पाए। एक एज गैप वगैरह हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स के बीच में मेंटर्स को लेके, तो वहाँ पे भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, इसलिए ये कुछ इनफेक्टिव स्ट्रेटजीज बता देते हैं, तो वहाँ से और स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है। वो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बताते होंगे, बट द सिनेरियो हैज चेंज्ड। जब उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया भी होगा और उनका क्लियर भी हो गया, तो भी मैं कहूँगा कि आज का टाइम इज, टुडेज पेपर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो ये एक बर्नआउट ओवरऑल हम देखें तो इट्स कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, एफर्ट के लैक की वजह से नहीं आ रहा है, एफर्ट तो स्टूडेंट कर रहा है। तो ये समझना सबसे फर्स्ट स्टेप है इसको एड्रेस करने में। ठीक है, एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, ज़्यादा हमेशा सही नहीं है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आप अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दो, ज़्यादा बुक्स सॉल्व कर लो, या ये जो मैंने दिखाया हुआ है काफ़ी सारी बुक्स मैंने स्टैक करनी है एक के ऊपर एक, मैं सबको सॉल्व करने लगा बैठ के एक साथ, ये आप इतना सब
मेहनत करोगे, सारा सब कुछ करोगे, फिर भी आपकी गारंटी नहीं है कि एक हाई रैंक आपको मिल जाएगी। बल्कि इसका ऑपोजिट ही यूजुअली देखा जाता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है आरओआई, वो और डिमिनिश कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एंडलेस मटेरियल दैट लीड्स टू सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। जो इतने सारे मटेरियल्स के बीच अगर मैं भागूंगा तो मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे उनको टच कर पाऊंगा, मैं डीप में नहीं जा पाऊंगा, जो कि एब्सोल्यूट मस्ट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। वही चीज़ है कि ट्रू प्रोग्रेस जो है दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक फोकस्ड लर्निंग, नॉट जस्ट ब्रूट फोर्स। ये एकदम वैसे ही है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक वॉल को पुश करना है तो आप कितना भी ब्रूट फोर्स रॉ पावर लगा लें अपने हाथ से, वॉल नहीं सरकेगी, ये चीज़ सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं एक एनालॉजी है कि हमको, और अगर आप किसी को किसी एक डायरेक्शन की मदद से समझें कि यार लेट्स से कि मैं कुछ और इक्विपमेंट्स को, मतलब अपने स्मार्ट वर्क करके मैं वॉल को खिसका सकता हूँ, हार्ड वर्क करके नहीं, मैं कुछ और इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो मे बी वॉल कैन ब्रेक। वही चीज़ है कि प्रोग्रेस जो है डज नॉट कम्स फ्रॉम ब्रूट फोर्स। सिर्फ एफर्ट डालने से चीज़ें नहीं होती हैं, एक डायरेक्शन में एफर्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक फोकस में, एफर्ट बेस्ड वर्सेस रैंक ओरिएंटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम सिर्फ एफर्ट डालेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, 12 घंटे पढ़ेंगे काम हमारा बन जाएगा, 100 मटेरियल सॉल्व कर लेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, जो कि एक ट्रैप है इन एग्जामिनेशंस में स्पेशली। जो स्मार्ट वे है जिससे रैंक एक्चुअली आ सकती है आपकी, वो कुछ और चीज़ें बोलता है। तो एक एवरेज एस्पिरेंट को यही लगता है कि वो सारा सिलेबस कवर कर ले, इफ़ ही स्टडीज एवरीथिंग विदाउट एनी प्रायोरिटी, हर टॉपिक को कवर कर ले जो सिलेबस में लिस्टेड है, लॉन्ग आवर्स दे बैठ के पढ़ाई करे पूरे टाइम, और ब्रॉड कवरेज, पूरा सिलेबस को सरफेस लेवल पे कवर कर लेने से उसको लगता है कि रैंक आ सकती है। और इसमें कहीं ना कहीं उसका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इस टाइप से डिज़ाइन है कि फर्स्ट टू 10th क्लास तक ये चीज़ बहुत हद तक वैलिड होती है। अगर आपने सब सिलेबस कवर कर लिया ठीक से तो आपके मार्क्स आ जाते थे स्कूल में, बट वो भी कॉम्पिटिशन्स में इट डज नॉट होल्ड ट्रू। और एनालिसिस वाली चीज़ें ज़्यादा सिखाई नहीं जाती हैं अभी तक स्टूडेंट को, तो वो इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करता है, बस अपने मटेरियल्स को ग्राइंड करता रहेगा, कोचिंग के जो हैं पीवाईक्यूज वगैरह जो हैं, अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इतना उसके पास टाइम ही नहीं होता। अगर आप खुद ही सोचें कि आपके पास 100 मटेरियल से सॉल्व करने के लिए तो क्या एनालिसिस का टाइम आपको मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत, फिर आपको दिखता है कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऑफ कोर्स होगा आपको बर्नआउट, एक प्लेट्यू का सीधा से ये मतलब है कि आपको अपने गोल्स और जो आपकी एक्चुअल करंट सिचुएशन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा, वहाँ से फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी आएगा। जबकि एक रैंक ओरिएंटेड वे क्या होना चाहिए, जो हमारे हायर वेटेज हैं, इम्पैक्टफुल चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको टारगेट करते हुए स्मार्टली हम प्रैक्टिस करें, एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को डिवाइड करें, उनको क्वेश्चन पेपर में कौन से चैप्टर्स सॉल्व, कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सारी चीज़ें। तो टाइम सेशन और स्पेस टू रिट्रीवल एंड एक्टिव रिकॉल आल्सो इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि
आपका जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम अगर ऐसे कुछ भी रैंडमली उठा के किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या कोई भी बुक हो गई, रिसोर्स बुक हो गई, वो अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से भी काम जो है बनेगा नहीं। अब इस तरीके से अगर हम समझ के, जो कि ये 4-5 कुछ की एस्पेक्ट्स मैंने लिखे हैं, इसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो हम सस्टेनेबल प्रोग्रेस हमको दिखेगी और आपकी रैंक जो है हाई आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो वही लिखा है मैंने, शिफ्टिंग फ्रॉम एन एफर्ट बेस्ड माइंडसेट टू रैंक ओरिएंटेड। दिस इज क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So understanding what truly moves the needle for your exam score, not just how much time you spend. कहने को on paper I'm spending 10 hours, 12 hours a day, but if it is not getting translated into results, वो efficient नहीं है. What to study, what to skip. इसकी मैंने लास्ट स्लाइड में बात करी कि हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चैप्टर्स को उनके वेटेज के अकॉर्डिंग और आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस के अकॉर्डिंग। सारे चैप्टर्स ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ यहाँ पे कहने का मेरा क्या पॉइंट है कि अगर आप इन चीज़ों को फोकस करके कम पे फोकस करेंगे, लेस ट्रूली कैन बी मोर व्हेन इट्स द राइट लेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कम पे भी अच्छे से फोकस किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। फिनिश साइकिल अप्रोच, इफेक्टिव लर्निंग के क्या का अप्रोच होना चाहिए, वहाँ वो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो मेन फर्स्ट तो फाउंडेशन आता है आपका कि लर्न अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप सीखें जो चीज़ आपके सामने है, डीप डाइव करना है, सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प करते हुए चलना है। फिर उसको प्रैक्टिस करो, अप्लाई करिए, आपके रेलेवेंट जो सेम टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो अच्छे से। उसके बाद आपको रिव्यू करना है और जो जितना भी आपने यहाँ इन दोनों स्टेप्स फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है एंड ट्राई टू कनेक्ट इट, क्योंकि ये कनेक्शन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको उसको मतलब आइसोलेटेड चैप्टर्स की तरह नहीं डील करना है, एक चैप्टर को दूसरे से कनेक्ट करना है, क्योंकि यही चीज़ें ये एग्जाम्स टेस्ट करते हैं कि आप कितने अच्छे से एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। फोर्थ स्टेप आता है आपका टेस्ट एंड एनालाइज। यहाँ से आपको अपने गैप्स वगैरह आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे। स्मार्ट प्रैक्टिस की बात की, क्वालिटी को पे फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी। 200 इजी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बजाय हम 100 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट उसमें तीनों वैरायटी होगी मेरे पास, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो वेरी डिफिकल्टी की बात की, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स कई बार इन क्वेश्चंस से डरता है और सोचता है कि 200 इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बट वो नहीं होता है। एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट जस्ट टू गेट द आंसर राइट। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग इट सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे कुछ फायदा नहीं होता। मेरा प्रैक्टिस भी इस टाइप में होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ कुछ सिखाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो प्रैक्टिस को एज अ टूल यूज करने वाले हो एक्चुअल एग्जामिनेशन में। आपका वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो कहने को तो ये प्रैक्टिस आपका यूजलेस है अगर ऐसे मैं ऊपर से देखूँ तो, क्योंकि एग्जामिनेशन में डिफरेंट क्वेश्चन आने हैं, बट ये प्रैक्टिस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, इसलिए ये यूजलेस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट प्रोवाइडेड आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ इजी प्रॉब्लम या सिर्फ मीडियम या सिर्फ हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने से काम नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेरे मेरे पास, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कर सकता हूँ।
मेरे को टेस्ट अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करके देता है, पैटर्न्स समझने में कि रेगुलरली मेरे को किस चैप्टर की प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी आ रही है, ये सब समझने में मेरे को हेल्प करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में हेल्प करता है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अपना स्टडी प्लान बना सकता हूँ कि मेरे को ये टॉपिक्स में इतना टाइम और ज़्यादा देना है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कहने का ये है कि आपके सामने क्लियर पिक्चर रख देता है। आपका टेस्ट टेस्ट भी हमको रेगुलरली देते रहना पड़ता है। अ, अब थोड़ा सा जो सस्टेनेबल पाथ की मैंने बात करी थी, कंक्लूड करते हुए वही चीज़ मैं 1-2 मिनट और लूँगा कि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक सस्टेनेबल, विदाउट बर्नआउट, विदाउट स्ट्रेस एक बात आपको फॉलो करना है, तो आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपना हर दिन। इसको ब्रेक्स वगैरह के साथ, रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स और रेस्ट के साथ बैलेंस करो स्टडी को। और अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एज इन वेटेज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रेगुलरली खास टॉपिक्स हैं, उनको ज़्यादा फोकस करूँगा मैं, रादर देन जो रॉट लर्निंग वाले चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, उन पे मैं टाइम उतना नहीं दूंगा। और हर एक स्टेप से, टेस्ट हो गए, आपके असाइनमेंट्स हो गए, डीपीपीस, कुछ भी आपका मटेरियल्स वगैरह, उनसे सीखते चलिए कि ये आपकी मिस्टेक्स हैं, इनको फर्दर आपको रेक्टिफाई करना है और रिपीट नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें ग्रो करने में किसी भी एस्पिरेंट को हेल्प करती हैं। आप सबके पास एक डेडिकेशन है, बट स्ट्रैटेजी की अगर कमी होती है, या स्ट्रैटेजी अगर आपकी लैकिंग है, तो फिर ये बर्नआउट, स्ट्रेस और सारी डिमोटिवेशन वाली चीज़ें दे अराइज। अब यही सारा फ्रेमवर्क दीक्षार्थ ने अपने जेई नीट प्रोग्राम्स के लिए अडॉप्ट करा है। हमने काफ़ी रिसर्च के बाद एक स्मार्ट पाथ, जो सिर्फ हार्ड वर्क कॉन्स्टिट्यूट, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ओनली हार्ड वर्क, यहाँ पे स्मार्ट वर्क की मदद से एक्चुअल टॉपर्स और स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट ट्रेडिशनल लर्निंग, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, गाइडेंस आपको दिया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, बर्नआउट फ्री मास्टरी, मेंटरशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लार्ज स्केल कोचिंग्स में क्या होता है कि भाई 200-300 बच्चों का मेरा बैच होता है, वहाँ पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, वो हर एक स्टूडेंट को मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। सॉरी। तो इसमें हमने इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करा है कि हमारे बैच साइज वगैरह जो काफ़ी छोटा होगा, हार्डली 30 स्टूडेंट्स का, और हर एक स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज्ड मेंटर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेंटर भी ऐसे नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड्स में डिस्कस करी थी कि मेरा जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, बट उसने एक्चुअली वो चीज़ें फेस नहीं करी हैं। एक सब्जेक्ट नॉलेज होना डिफरेंट है, इस बात से आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज होना डिफरेंट बात है, बट एक्चुअली में अगर किसी ने वो चीज़ को फेस करा है, तो वो ज़्यादा बेटर हमको गाइड कर सकता है, बता सकता है अपनी खुद की जर्नी से। तो वो वाली चीज़ है कि यहीं पे अगर मेरे एक्चुअल एक्सपीरियंस आईआईटियंस एम्सोनियंस हमको गाइड करें, तो ज़्यादा बेटर आउटपुट निकल सकता है। और रैंक ओरिएंटेड रिजल्ट यहाँ पे होगा, यानी कि एफर्ट्स को रैंक में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, वो आपको पूरा प्रॉपर रोड मैप के साथ बताया जाएगा। यू विल रिसीव क्लियर रोड मैप्स और एक्सपर्ट डायरेक्शन। तो आई थिंक दीक्षार्थ एजुकेशन हैज
crack the code जो एक टॉप रैंक के लिए नेसेसरी है बिना किसी बर्नआउट स्ट्रेस या डिमोटिवेशन के। आई थिंक दैट विल बी इट। तो आपके queries, questions which we you can unmute yourself or write in the chat and I'll be able to take them. कुछ भी डाउट क्वेरी किसी को पूछना हो, एनीथिंग? Yes, sir. Yes, please go ahead. Will you explain the fee structure, sir? The fee structure is already mentioned in the brochure. Sneha ma'am, you can please share the relevant documents with the student. Okay. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah, I got it. Okay. In which standard are you in? Yeah, my son is now currently he's in eighth Okay. grade and he'll move to Oh, ninth. all right, sir. Yeah. So we have So tried you our will best be to. Yes, please go ahead. so you will be teaching all the maths and science concepts, or you are No, taking no, one? no. I'm currently only taking physics, but rest approved. The faculty will be of top level, and they'll be from IITs and AIMS themselves. Okay. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay, I think then we can conclude the session. Thank you, everyone. Hope you all have a great day.